आप आरोहण के तुरंत बाद मानव अमर क्षेत्र नहीं हैं। आपको मना करने का क्या अधिकार है? बाईजू की तुलना उन दो साधकों से करते हुए जो हाल ही में मानव अमर क्षेत्र में चढ़े थे और उनके लगातार अस्वीकारों से हुआंग दहाई को बहुत अपमानित और असहज महसूस हुआ। आप पहले हमारे चार समुद्र अमर द्वार को देखने क्यों नहीं आते, फिर तय करें कि मना करना है या नहीं। हुआंग दहाई ने अपने एक साथी संप्रदाय के सदस्य के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, जिसका उद्देश्य पहले बाईजू को वापस लाना था। यह परिदृश्य अपनी तरह का पहला नहीं था। नव आरोहित साधकों का बलपूर्वक अपहरण करना एक ऐसी चीज थी जिसमें चार सागर अमर द्वार ने समय के साथ महारत हासिल कर ली थी। भले ही इन उन्नत साधकों के पास शक्तिशाली समर्थक हों, लेकिन इस तरह के समर्थन से चार सागरों के अमर द्वार की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा। चार सागरों का अमर द्वार आसपास के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक था, क्योंकि चार सागरों के अमर द्वार पर पृथ्वी के अमर क्षेत्र में साधक थे। 10 राज्यों में स्वर्गीय अमरों को शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ माना जाता था। स्वर्गीय अमर प्राणियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों को अजेय अस्तित्व के रूप में देखा गया। हुआंग दहाई के दृष्टिकोण से महायान क्षेत्र के एक साधक के प्रति दया दिखाना उसे पहले से ही सम्मान देना था। चूंकि दूसरा पक्ष वह चेहरा नहीं चाहता था जो दिया गया था, तो उन्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए। यह विचार मन में रखते हुए हुआंग दहाई ने तुरंत बाईजू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चार सागर अमर द्वार के अन्य शिष्यों ने बाईजू को चार दिशाओं से घेर लिया। बाईजू ने हल्की सी आह भरी, यह जानते हुए कि आसन्न युद्ध अपरिहार्य था। एक कम प्रसिद्ध संप्रदाय से लेकर यानहुआंग क्षेत्र के शीर्ष संप्रदाय बनने तक बाईजू के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं थी। यदि युद्ध अपरिहार्य है तो युद्ध शुरू हो। बर्फीली बर्फ की चमकीली तलवार तुरंत प्रकट हो गई। अर्ध अमर उपकरण बर्फ ग्लेस तलवार, ये जिनफेंग द्वारा जुनून से तैयार किया गया स्नो ग्लेस तलवार महज एक अर्धअमर उपकरण थी, घटिया कारीगरी के कारण नहीं, बल्कि सामग्री की गुणवत्ता में थोड़ी कमी के कारण। संक्षेप में, इसमें और एक वास्तविक निम्न श्रेणी के अमर उपकरण के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। जब स्नो ग्लेस तलवार ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की तो हुआंग दहाई तुरंत अचंभित रह गया। अर्धअमर उपकरण आखिर हो क्या रहा था? हाल ही में मानव अमर लोक के दो प्रतिभाशाली साधकों के पास दो अमर उपकरण थे, जो सहनीय था क्योंकि वे अछूत थे। हालांकि अब महायान लोक के एक साधक के पास भी एक अर्धअमर उपकरण था। वे सभी अब मानव अमर क्षेत्र के थे और वे अभी भी केवल अर्धअमर उपकरणों का ही उपयोग करते थे। उनके पास जो अर्धअमर उपकरण थे वे वास्तव में स्नो ग्लेस तलवार की तुलना में घटिया थे। क्या निचले क्षेत्र में कोई घटना घटी जिसके कारण अमर औजारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया? जब वे उस समय ऊपर उठे थे तो अर्धअमर औजारों की तो बात ही छोड़िए, उनके पास केवल 10वीं श्रेणी के जादुई हथियार ही थे जो उनके ऊपर चढ़ने से पहले संप्रदाय में छोड़ दिए गए थे। किसानों के बीच इतनी विसंगति क्यों थी? अत्यधिक ईर्ष्या के कारण हुआंग दहाई और अन्य साधक उन्मत्त हो गए। उन्होंने महायान क्षेत्र के साधक के पास अर्धअमर उपकरण होने के निहितार्थ का विश्लेषण करने की भी उपेक्षा की। मारना। बर्फ ग्लेस तलवार तकनीक। स्नो ग्लेस तलवार के अंदर स्नो ग्लेस दानव आत्मा सक्रिय हो गई, एक बर्फीले ग्लेस ड्रैगन में बदल गई और हुआंग दहाई और अन्य की ओर बढ़ गई। अंतरिक्ष कांप उठा और युद्ध ने शीघ्र ही संपूर्ण असेंशन ग्राउंड को प्रभावित कर दिया। अन्य सेनाओं के किसान उलझ जाने के डर से शीघ्रता से पीछे हट गए। लड़ाई जारी रही। हालांकि हुआंग दहाई और अन्य लोग मानव अमर क्षेत्र के थे, न तो उनकी साधना तकनीक और न ही मंत्र बाईजू के बराबर थे। इस समय कई मानव अमर महायान क्षेत्र में एक साधक को घेरने में असफल रहे थे। धीरे धीरे हुआंग दहाई और अन्य लोग शांत होने लगे। अभी भी शांत बाईजू को देखकर उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्होंने शायद परेशानी खड़ी कर दी है। बाईजू के पीछे इतनी गहराई में कोई क्यों नहीं हो सकता? हालांकि पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान में उन्हें अपनी गलती पर कायम रहना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार को लीक होने से रोका जाए। पास में खड़े अन्य साधकों पर एक नजर डालते हुए हुआंग दहाई ने चुपचाप चार समुद्र अमर द्वार पर एक संदेश भेजा। शीघ्र ही फॉर सीज इमॉर्टल गेट से पृथ्वी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ आ पहुंचे। एक अमर पृथ्वी की प्रभावशाली आभा पूरे आरोहण स्थल में व्याप्त थी। फिर एक संरचना ने पूरे असेंशन ग्राउंड को घेर लिया। वहां उपस्थित सभी बलों के चेहरे बदल गए। एक पृथ्वी अमर को महायान क्षेत्र के साधक से निपटने के लिए एक गठन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। इस संरचना की व्यवस्था स्पष्ट रूप से बाईजू के लिए नहीं, बल्कि वहां उपस्थित अन्य सभी लोगों के लिए थी।
चार सागर अमरद्वार गवाहों को खत्म करने के इरादे से उन सभी को मारने की योजना बना रहा था। इस संभावना पर विचार करने से मानव अमर क्षेत्र के कई साधकों की अभिव्यक्तियां और भी कुरूप हो गईं। वे फॉर सीज इमॉर्टल गेट नहीं थे, उनके संप्रदाय में कोई भी पृथ्वी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। यहां तक कि अगर फॉर सीज इमॉर्टल गेट से पृथ्वी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, तो उनसे बदला लेने की इच्छा रखने वाला कोई नहीं होगा। विशाल विश्व में निम्न वर्ग के कृषकों का जीवन इतना आसान नहीं था। किसी भी समय दुर्घटना के कारण अनियोजित अवरोहण हो सकता है। वे हमेशा सतर्क रहते थे, फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा था कि केवल लड़ाई देखने के कारण वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि वे ऐसा कर पाते तो वे लड़ाई देखना पसंद नहीं करते। नहीं, हम मौत का इंतजार करते नहीं रह सकते। चलो इस संरचना को तोड़ देते हैं, जो भी बच पाएगा वो किस्मत पर निर्भर करेगा। मानव अमर लोक के कई साधकों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। वे इस बात पर दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर सके कि पृथ्वी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ उन्हें छोड़ देंगे या नहीं। यदि वे यह जुआ हार गए तो वे अपनी जान गंवा देंगे। सभी साधकों ने अपने अर्धअमर औजार निकाल लिए। कुछ साधकों ने तो 10वीं श्रेणी के जादुई हथियारों का भी इस्तेमाल किया और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊपर की संरचना पर हमला बोल दिया। मानव अमर क्षेत्र में कई साधकों के हमलों को चार समुद्र अमर द्वार से पृथ्वी अमर क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह संरचना तुरंत ही शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ फट पड़ी। जैसे ही दल को आगे बढ़ाया गया, साधकों के हमले समुद्र में डूबने के समान थे और वे एक क्षण में पूरी तरह से लुप्त हो गए। हम बर्बाद हो रहे हैं। यह देखकर कुछ गुटों के किसानों को पता चल गया कि कुछ बड़ा हुआ है। पृथ्वी अमर क्षेत्र साधक के आगे बढ़ने से कई मानव अमर क्षेत्र साधक तुरंत ऊर्जा चारे में बदल गए। सभी संभावित लीक से निपटने के बाद पृथ्वी अमर क्षेत्र साधक ने अपनी नजर बाइजू पर डाली। बाइजू की युद्ध शक्ति ने उसे गुप्त रूप से चौंका दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बाइजू वास्तव में एक शक्तिशाली सेना का साधक था। हुआंग दहाई और उसके साथियों को कड़ी निगाहों से देखने के बाद हुआंग गाओशान को पता था कि आज की घटना लीक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह चार समुद्र अमर द्वार के लिए एक परेशानी का मामला होगा। यह संभवतः संपूर्ण फॉर सीज इमॉर्टल गेट को भी प्रभावित कर सकता है। अमर ऊर्जा एक आकाश को ढकने वाले विशाल हाथ में बदल गई जो निर्दयतापूर्वक बाइजू की ओर बढ़ रही थी। स्नोग्लेस तलवार को लगभग लापरवाही से दूर फेंक दिया गया। मानव अमर क्षेत्र के विरुद्ध तो कोई भी लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन पृथ्वी अमर क्षेत्र के विरुद्ध महायान क्षेत्र में किसी के पास प्रतिरोध की कोई क्षमता नहीं थी। विशाल हाथ को नीचे दबाते देख बाइजू ने मन ही मन शाप दिया, मेरा प्रशिक्षु अभी तक क्यों नहीं आया? यदि वह शीघ्र नहीं आता है तो आपके स्वामी का अंत हो जाएगा। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति सीधे संरचना के बीच से निकली। वह संरचना जो एक क्षण के लिए पृथ्वी अमर को सीमित कर सकती थी, इस व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई थी। ये जिन्हाई हरे प्रकाश में लिपटा हुआ था। एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा उन्नयन के बाद उन्नत एजियोर ड्रैगन नेत्र संरचना के सबसे कमजोर बिंदु को देख सकता है। यही कारण था कि ये जिन्हाई ने गठन को नजरअंदाज करने का साहस किया। गठन में प्रवेश करने के बाद ये जिन्हाई ने बाइजू को पकड़ लिया और तुरंत भागने के लिए मुड़ा। यद्यपि ये जिन्हाई शक्तिशाली था, फिर भी उसे पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधक का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। एक सतर्क व्यक्ति के रूप में ये जिन्हाई मौत तक लड़ने का विकल्प नहीं चुनेंगे। उसने ये फान को पहले ही बता दिया था कि अगर वह नहीं जीत पाया तो वह उस व्यक्ति को झटक देगा। क्या यह बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी? बाइजू को अपने साथ लेकर ये जिन्हाई एक बार फिर दल पर टूट पड़ा और दूर की ओर भाग गया। हुआंग गाओशान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये जिन्हाई का पीछा किया। ये जिन्हाई अपनी गति को सीमा तक बढ़ाते हुए बेतहाशा भागा। हालांकि ये जिन्हाई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज उसका सामना पृथ्वी अमर क्षेत्र के एक साधक से होगा जो गति में विशेषज्ञ है। पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधक को अपने पीछे आते देख ये जिन्हाई ने अपने दांत पीस लिए। यदि और कुछ करने को न हो तो अपनी सुरक्षा के लिए भाग्य पर भरोसा रखें। इतने सालों में ये जिन्हाई ने भाग्य के अद्भुत उपयोग को समझ लिया था। अपनी आंखें बंद करके उसने अचानक एक दिशा चुनी और पुनः आगे बढ़ गया। अनजाने में ही पीछा हजारों मील पार कर गया था। यह देखकर कि वह पकड़ा जाने वाला है, ये जिन्हाई और भी दृढ़ हो गया। लगभग वापसी के बिंदु तक सामान्यतः कहा जाए तो जो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं उन्हें जब वे कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो चमत्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बाहर निकलने में मदद मिलती है।
संकट से निकलने में ये परिवार के सदस्य काफी माहिर हैं, पर अचानक ये जिन्हाई को लगा कि आगे का स्थान कुछ अलग सा लग रहा है। अरे, यह तो बर्बादी है। चांगमिंग विश्व 3000 लोकों में से एक है, जिसमें कई शक्तिशाली प्राणी हैं। ऐसे अनगिनत विरासत हैं जो शक्तिशाली प्राणियों द्वारा अचानक छोड़ी गईं। आमतौर पर ये खंडहर बहुत अच्छी तरह छिपे होते हैं तथा नीति द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। और आज ये जिन्हाई स्पष्ट रूप से भाग्यवान था। ये जिन्हाई ने फिर से अपने दांत पीस लिए, जिससे उसका मन सीधे जल गया और उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई। जब ये जिन्हाई संवेदित अंतरिक्ष परत के ऊपर पहुंचे तो अचानक एक चूषण बल प्रकट हुआ। ये जिन्हाई का आंकड़ा बस ऐसे ही गायब हो गया। कुछ सांसों के बाद हुआंग गाओशान को ये जिन्हाई के अचानक गायब होने का आभास हुआ और उसका चेहरा तुरंत खराब हो गया। इस आदमी को वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में बर्बादी का सामना करना पड़ा। खंडहर ने ये जिन्हाई और बाईजू को अपने में समाहित कर लिया और फिर चुप हो गए। स्पष्टतः हुआंग गाओशान को नहीं चुना गया था। वह अंतरिक्ष की अंतरपरत को भी महसूस नहीं कर सका। अब हुआंग गाओशान को प्रस्थान करना होगा, या फिर उसे यहीं ये जिन्हाई के पुनः प्रकट होने का इंतजार करना होगा। इन दोनों में से हुआंग गाओशान ने स्पष्ट रूप से बाद वाले को चुना। ये फान पहले ही स्वर्गारोहण स्थल पर पहुंच चुका था। उसके हाथ की एक लहर से टाइम पैसेज सक्रिय हो गया। दृश्य लगातार पीछे की ओर घूमते रहे, जिससे 4 समुद्रों के अमर द्वार द्वारा ये जिन्हाई पर आक्रमण करने की छवि प्रकट हुई। ये फैन ये जिन्हाई के कल्याण के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। ये परिवार के भाग्य के वर्तमान क्रम को देखते हुए ये परिवार के किसी भी साधक के लिए आपदा का सामना करना आसान नहीं होगा। दृश्यों में यह भी दिखाया गया कि ये जिन्हाई और बाईजू भाग गए थे। ये फैन ये जिन्हाई और बाईजू के पीछे नहीं गया, इसके बजाय वह 4 समुद्र अमर द्वार की ओर बढ़ गया। ये परिवार के एक सदस्य पर हमला करने और फिर भागने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? यह तो बेहद अपमानजनक था। खंडहर के बाहर हुआंग गाओशान को अचानक अपने दिल में घबराहट महसूस हुई। उसे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। लेकिन खंडहरों के भीतर ये जिन्हाई और बाईजू के सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। ये जिन्हाई के सामने एक अक्षुण्ण पर्वतीय द्वार प्रकट हुआ। पहाड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और अमर महल धुंध और बादलों के बीच छिपे हुए हैं। एक नजर में ही पता चल गया कि यह अमर द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। पहाड़ की तलहटी में एक विशाल स्तंभ खड़ा है। इस पर उत्कीर्ण था दीर्घायु संप्रदाय। दीर्घायु संप्रदाय। ये जिन्हाई और बाईजू ने सोचा कि वे कुछ देख रहे हैं। उन्होंने अभी तक दीर्घायु संप्रदाय की स्थापना भी नहीं की थी, फिर दूसरा संप्रदाय यहां कैसे प्रकट हो सकता है? संदिग्ध निगाहों से ये जिन्हाई ने बाईजू की ओर देखा। गुरु, मुझे सच बताओ, क्या हमारा दीर्घायु संप्रदाय वास्तव में ऊपरी चीन में एक शक्तिशाली संप्रदाय की उपशाखा है? क्षेत्र, सच बोलो। मुझे क्या सच बोलना है? यदि हमारा दीर्घायु संप्रदाय इतना दुर्जय था तो क्या हम उस समय इतने दुखी हो सकते थे? बाईजू ने कसम खाई कि दीर्घायु संप्रदाय में कोई छिपी हुई गहराई नहीं है। यह नया दीर्घायु संप्रदाय वास्तव में महज एक संयोग था। बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिन्हाई और बाईजू ने अपने सामने संप्रदाय की खोज शुरू कर दी। हालांकि संप्रदाय के अंदर की इमारतें सलामत थीं, फिर भी उनमें जरा भी जान नहीं थी। यह साफ था कि साधक लंबे समय से अनुपस्थित थे। जल्द ही वे दोनों एक भव्य हॉल के सामने खड़े हो गए। भव्य हॉल के सामने एक विशाल प्रतिमा थी जो तलवार पकड़े हुए थी और आकाश की ओर इशारा कर रही थी, जिससे पता चलता था कि यह प्रतिमा जिसे दर्शाती थी वह कभी एक युवा और तेजस्वी व्यक्ति था। इसके अलावा यह मूर्ति ये जिन्हाई से काफी मिलती जुलती थी। यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये जिन्हाई अपने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छूने से खुद को रोक नहीं सके। अगले ही पल ये जिन्हाई के मन में अचानक यादों की एक धारा बह निकली। यह मूर्ति अनंत जीवन अमर सम्राट का प्रतिनिधित्व करती थी, जो चांगमिंग विश्व का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। उन्होंने अनंत जीवन अमर संहिता का अभ्यास किया और अपनी दीर्घायु के लिए जाने जाते थे। अमर क्षेत्र के शीर्ष 10 अमर सम्राटों में से अनंत जीवन अमर सम्राट सबसे लंबे समय तक जीवित रहे, पूरे 10 लाख वर्ष। मूलतः अनंत जीवन वाले अमर सम्राट और भी लंबे समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन 3000 लोगों में एक बड़ी आपदा आई। यहां तक कि निचले लोग भी इससे बच नहीं पाए। यह सब जीवन और मृत्यु के द्वार के कारण है। जीवन और मृत्यु के द्वार ने बाह्य क्षेत्र के राक्षसों के साथ मिलकर 3000 क्षेत्रों को नष्ट करने का इरादा किया। उस युद्ध में अनगिनत अमर सम्राट और ताओवादी पूर्वज मारे गए।
यहाँ तक कि अनंत जीवन अमर सम्राट को भी अपूरणीय चोटें आईं और अंततः दीर्घायु दुनिया में उनकी मृत्यु हो गई। ये जिन्हाई के मन में अब एक साधना तकनीक अनंत जीवन अमर कला और एक गुप्त तकनीक थी जिसे अनंत जीवन अमर शरीर के रूप में जाना जाता था। शीर्ष 10 अमर शरीरों में से एक शाश्वत जीवन अमर शरीर प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसे विकसित किया गया था। कौन सोच सकता था? ये जिन्हाई को अचानक महसूस हुआ कि 4 समुद्रों वाला अमर द्वार बहुत अच्छा था। अन्यथा शायद उसे ऐसी सौभाग्यशाली घटना का सामना न करना पड़ता। 4 समुद्र अमर द्वार को पुरस्कृत करने के लिए एक बार जब वह इस जगह को छोड़ देता है तो उसने 4 समुद्र अमर द्वार के सभी सदस्यों को अनंत जीवन में बदलने का फैसला किया। कठपुतलिया सौभाग्यवश फॉर सीज इमॉर्टल गेट के साधकों को ये फैन ने पहले ही नष्ट कर दिया है। अन्यथा उन्हें कहना पड़ेगा धन्यवाद नरक के जीवित राजा। ये जिन्हाई को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय दीर्घायु जगत की सघन अमर ऊर्जा में नहाकर उसने साधना शुरू कर दी। शाश्वत जीवन अमर शरीर, इतना दुर्जय शरीर, क्या या जिन्हाई को मूर्ख नहीं माना जाएगा यदि वह इसे विकसित नहीं करता? ये जिन्हाई की योग्यता कमजोर नहीं थी। फिर भी ये जिन्हाई की योग्यता के बावजूद उन्हें अंततः सफलता पाने में पूरे 10 साल लग गए। शाश्वत जीवन अमर शरीर की घटना दीर्घायु दुनिया के भीतर प्रकट हुई, लेकिन बाहर बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई। ये जिन्हाई के लिए कम प्रोफाइल रखना कोई बुरी बात नहीं थी। एक बार जब अनंत जीवन अमर शरीर के जन्म का पता अन्य शक्तियों को चल जाएगा तो ये जिन्हाई को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वे अनंत होंगी। एक अमर सम्राट की विरासत के लिए कई लालची शक्तियां हैं। यहाँ तक कि अन्य अमर सम्राट भी इसके लिए प्रलोभित हो सकते हैं। आखिरकार अनंत जीवन अमर सम्राट प्राचीन काल में शीर्ष 10 अमर सम्राटों में से एक था। अकेले अनंत जीवन अमर शरीर की गुप्त तकनीक अमूल्य है। अपने शरीर को अनंत जीवन अमर शरीर में सफलतापूर्वक रूपांतरित करने के बाद ये जिन्हाई का साधना स्तर भी मानव अमर शिखर तक पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिन्हाई ने तुरंत पृथ्वी अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अमर ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जब ये जिन्हाई सफलता प्राप्त कर रहा था, बाईजू भी सफलता प्राप्त कर रहा था। सघन अमर ऊर्जा ने बाईजू की उन्नति की गति को बहुत बढ़ा दिया। मात्र 10 वर्षों में ही वह महायान के अंतिम चरण से मानव अमरत्व के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। उसकी योग्यता में सुधार ने ये जिन्हाई को कुछ ही समय में पृथ्वी अमर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। ये जिन्हाई की सफलता पर ये फैन के दिमाग में एक सिस्टम अलर्ट आया जो ये परिवार में बहुत दूर था। परिवार के सदस्य ये जिन्हाई ने पृथ्वी अमर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। मेजबान 12 शक्तिशाली परिवार के सदस्यों के दीर्घकालिक कार्य पृथ्वी अमर पावर हाउस पूरा हुआ को पूरा करने के लिए बधाई पुरस्कार संग्रहण के लिए उपलब्ध है। ये फैन थोड़ा उत्साहित हो गया। ऐसा लगता है कि ये जिन्हाई के लिए इतने कम समय में पृथ्वी अमर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करना एक महान साहसिक कार्य था। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को ग्रेट स्पेस एज्योर ड्रैगन का इनाम पाने के लिए बधाई। एज्योर ड्रैगन ग्रेट स्पेस, यह परिवार के किसी सदस्य को एज्योर ड्रैगन का पेय, लेकिन यह एज्योर ड्रैगन जुरासिक पार्क वाला नहीं है। यह प्राचीन दिव्य पशु एज्योर ड्रैगन है जिसका रक्तवंश एज्योर ड्रैगन है। नीला ड्रैगन के पैरों के साथ भविष्य में स्वर्ण अमर से ऊपर अस्तित्व बनने का मौका है। यह इनाम बहुत कीमती है। हालांकि ये परिवार के साधकों के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये परिवार के साधकों के पास स्वयं एज्योर ड्रैगन वंश है। एक और नीला ड्रैगन पैर होने से चीजें मिश्रित और बेजोड़ लगेंगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि एज्योर ड्रैगन वंश किसे मिलना चाहिए, ये फैन के पास एक विचार था। इन सभी वर्षों में जियाओ लोंग पूर्वज ने ये परिवार के लिए बड़ी संख्या में घोड़ों को प्रशिक्षित करने का अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभाया है। एक नीला ड्रैगन पैर अच्छी तरह से लायक है। जल्द ही ये फैन ने जियाओ लोंग पूर्वज को अपने पास बुलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसे जियाओ लांग पूर्वज के सिर पर रख दिया। सिस्टम एज्योर ड्रैगन फीट का उपयोग का चयन करें। जियाओ लोंग पूर्वज ने ये फैन के इरादे को भांप लिया था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा जुनून एक सच्चा ड्रैगन बनना था। आज आखिरकार उसका मौका आ ही गया। जियाओ लोंग पूर्वज कैसे खुश न होते। जैसे ही एज्योर ड्रैगन के पैरों ने प्रभाव डाला, जियाओ लोंग पूर्वज अंदर से बाहर तक परिवर्तन से गुजरे। ड्रैगन तराजू, ड्रैगन सींग, ड्रैगन आत्मा, ड्रैगन बॉल। जियाओ लोंग पूर्वज बोलने में बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें अंदर से परिवर्तन महसूस हो रहा था। अपने नए वंश को महसूस करते हुए जियाओ लोंग पूर्वज नहीं, अब उन्हें एज्योर ड्रैगन पूर्वज कहा जाना चाहिए, ने एक मौन प्रतिज्ञा की।
भविष्य में उसे एजियोर ड्रैगन वंश को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक संतानें पैदा करनी होंगी। अपनी साधना के स्तर को मजबूत करने के बाद एजियोर ड्रैगन पूर्वज वापस आ रहा था जब उसने बाइजे को देखा जो सो रहा था। क्या तुम्हें कैसे पता कि मेरा वंश एजियोर ड्रैगन वंश में विकसित हो गया है? बाइजे ने पूरी तरह से चकित होकर एजियोर ड्रैगन पूर्वज को देखा। आप कौन हैं? क्या यह कोई राक्षसी जानवर हो सकता है जो ये परिवार में घुसपैठ कर चुका है? बाइजे ने एजियोर ड्रैगन पूर्वज को एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया, जिससे उसके उन्नयन के तुरंत बाद ही वह लगभग नष्ट हो गया। पूर्वज बाइजे, मुझे मत मारो, यह मैं हूँ, जियाओ लांग। नीला ड्रैगन पूर्वज जल्दी से बोल पड़ा। उसे डर था कि बहुत देर से बोलने से अंत हो जाएगा। ओह छोटे ड्रैगन, बाइजे ने मुंह बनाया। वह एजियोर ड्रैगन पूर्वज को आसानी से पहचान सकता था, बस उसे उसका घमंडी व्यवहार पसंद नहीं था। नीला ड्रैगन पूर्वज चुप हो गया। नीला ड्रैगन में विकसित होने के बावजूद ये परिवार में उसकी स्थिति अब भी सबसे कम क्यों थी? नहीं, उसे प्रयास जारी रखना होगा। हो सकता है कि ये फैन को प्रसन्न करने के बाद वह अपने अगले विकास में एजियोर ड्रैगन तक पहुंच जाए। एजियोर ड्रैगन पूर्वज ने कभी भी ये फैन की क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी चापलूसी कौशल की कमी के बारे में शिकायत की। इस बीच ये जिन्हाई अंततः एकांतवास से बाहर आ गई है। पृथ्वी अमर क्षेत्र की साधना के स्तर तक पहुंचने के बाद वह खंडहर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने हुआंग गाओशान को देखा, जो अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये जिन्हाई के फिर से प्रकट होने का एहसास पाकर हुआंग गाओशान खुशी से झूम उठा। वह स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहा था, मानो अफसर ने उसे खोज लिया हो। इस बार आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, ये जिन्हाई के फिर से भाग जाने के डर से। हुआंग गाओशान ने तुरंत अपनी पहले से तैयार की गई टुकड़ी को सक्रिय कर दिया। ये जिन्हाई घबराए हुए हुआंग गाओशान को देखकर मंद मंद मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं नहीं भागूंगा। ये जिन्हाई को शांत देखकर हुआंग गाओशान को बेचैनी महसूस हुई। ये जिन्हाई द्वारा पृथ्वी अमर क्षेत्र की आभा जारी करने के बाद ही हुआंग गाओशान को समझ में आया कि ये जिन्हाई इतना शांत क्यों था। ये जिन्हाई की वर्तमान साधना का स्तर उससे कम नहीं था। भागने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे, ये अवसर मेरे होने चाहिए थे। खंडहरों में प्रवेश करने से पहले ये जिन्हाई अभी भी मानव अमर लोक में था, और अब वह एक पृथ्वी अमर था। यह स्पष्ट है कि खंडहरों के भीतर अवसर महत्वपूर्ण थे। इससे हुआंग गाओशान, जो लंबे समय से इन अवसरों को अपना मानता था, क्रोधित हो गया। पलक झपकते ही उसने अपनी अमर कलाकृति ये जिन्हाई की ओर फेंक दी। ये जिन्हाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी अमर कलाकृति जारी की। अनंत जीवन अमर शरीर दीर्घायु डोमेन। अनंत जीवन अमर शरीर की विशेषता सिर्फ उसकी दीर्घायु नहीं है। अमर शरीर वाले साधक को समान श्रेणी के साधकों के बीच महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अनंत जीवन अमर शरीर को सक्रिय करने के बाद हुआंग गाओशान का हमला ये जिन्हाई की सुरक्षा को भी नहीं तोड़ सका, और ये जिन्हाई के हर हमले से हुआंग गाओशान को मुश्किल से ही बचाव करने का मौका मिला। धीरे धीरे हुआंग गाओशान को भारी दबाव महसूस होने लगा। वह अप्रत्याशित रूप से ये जिन्हाई के सामने कोई मुकाबला नहीं था। इस परिणाम से हुआंग गाओशान बहुत क्रोधित हो गया। इस डर से तो वह यहीं मर जाएगा। इस बार भागने की बारी हुआंग गाओशान की थी। हुआंग गाओशान उन्मत्ततापूर्वक 4 सागरों के अमर द्वार की ओर दौड़ा। उसका उद्देश्य संप्रदाय में वापस लौटना था, ताकि उसकी शक्ति का उपयोग करके ये जिन्हाई को पकड़ सके। वह ये जिन्हाई के अवसरों को छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई भी अवसर जो ये जिन्हाई को इतनी तेजी से उन्नत करने की अनुमति दे सकता है, निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। हालांकि जब हुआंग गाओशान 4 समुद्र अमर द्वार पर वापस लौटा तो वह अचंभित रह गया। 4 सागरों के अमर द्वार का केवल खंडहर ही बचा है। मेरा संप्रदाय कहाँ है? इतना बड़ा संप्रदाय अचानक कैसे गायब हो गया? मुझे भी तो इतने साल नहीं हुए। हुआंग गाओशान ने गुस्से से मुड़कर ये जिन्हाई को घूरा। क्या यह तुम थे? क्या तुम्हारी सेनाओं ने मेरे 4 सागरों वाले अमर द्वार को नष्ट कर दिया? कैसा संयोग है कि जिस क्षण उसने एक साधक का विरोध किया, उसका अपना संप्रदाय नष्ट हो गया। हुआंग गाओशान को बहुत अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि बात यहां तक पहुंचेगी, तो उसे हुआंग दहाई को तुरंत मार देना चाहिए था। केवल एक साधक के कारण उसका पूरा संप्रदाय नष्ट हो गया। 4 सागरों के अमर द्वार को आसानी से मिटा देने वाली शक्ति की ताकत बहुत अधिक थी, जो कि हुआंग गाओशान की क्षमता से कहीं अधिक थी। दुर्भाग्यवश घटना के बाद पछताने जैसी कोई बात नहीं होती। हुआंग गाओशान के पतन के साथ 4 सागरों का अमर द्वार पूरी तरह से इतिहास में लुप्त हो गया।
ये जिन्हाई ने 4 सागरों के अमर द्वार के खंडहरों का निरीक्षण किया और एक योजना बनाई। दीर्घायु संप्रदाय के पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी और यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त था। जब ये फैन ने कार्रवाई की तो उसने बहुत अधिक विनाश नहीं किया। आत्मा शिरा को भी अछूता छोड़ दिया गया। वर्तमान में दीर्घायु संप्रदाय के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा शिरा पर्याप्त होगी। यद्यपि दीर्घायु विश्व दीर्घायु संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, फिर भी ये जिन्हाई ने अभी तक इसके अस्तित्व को उजागर करने का साहस नहीं किया। यद्यपि उन्हें दीर्घायु विश्व विरासत में मिला था, लेकिन इसका अधिकांश भाग सीलबंद ही रहा। जैसे जैसे ये जिन्हाई का साधना स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दीर्घायु विश्व के भीतर की मुहरें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। जब मुहरें पूरी तरह से खुल जाएंगी तो ये जिन्हाई की शक्ति दीर्घायु दुनिया की रक्षा के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन यह भविष्य की बात होगी। फिलहाल यह जगह दीर्घायु संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त थी। शीघ्र ही ये जिन्हाई और बाईजू ने दीर्घायु संप्रदाय के क्षेत्रों का निर्माण शुरू कर दिया और शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी। दीर्घायु संप्रदाय के लिए केवल ये जिन्हाई और बाईजू पर निर्भर रहना असंभव था, शिष्य आवश्यक थे। जहां तक निचले क्षेत्र से शिष्यों के आगे बढ़ने का प्रश्न है, यह अनिश्चित था। अब नए शिष्यों की भर्ती करना उचित होगा। 4 सागरों के अमर द्वार के नष्ट हो जाने की खबर तेजी से फैल गई। प्रवर्तक होने के कारण दीर्घायु संप्रदाय की ख्याति फैलने लगी। 4 सागर अमर द्वार की ताकत आसपास की ताकतों के बीच कमजोर नहीं थी। दीर्घायु संप्रदाय, जो 4 सागरों के अमर द्वार को नष्ट करने में सक्षम था, को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया। जल्द ही इसकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा करने वाले साधक दीर्घायु संप्रदाय में शामिल हो गए। दीर्घायु संप्रदाय धीरे धीरे विकसित होने लगा। ये परिवार की दूसरी अधीनस्थ शक्ति अंतः चांगमिंग विश्व में उभरने लगी। भविष्य में यह एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा। हालांकि ये जिन्हाई ने फिलहाल खुद को ये परिवार से जोड़ने की योजना नहीं बनाई थी और स्वतंत्र रूप से विकास करने का इरादा था। हजारों पत्तियां अकादमी और दीर्घायु संप्रदाय दोनों स्वतंत्र शक्तियां थीं। जब तक आवश्यक न हो, वे ये परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। बहुमुखी विकास एक परिवार के लिए सर्वोत्तम विकास पद्धति है। दूसरी ओर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य। 10 देशों के बीच प्रतियोगिता समाप्ति के करीब थी। मानव अमर क्षेत्र में अपने साधना स्तर के साथ ये जियाओफान ने ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों को बलपूर्वक जब्त कर लिया। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में जो लोग ये शियाओफान के व्यवहार से असंतुष्ट थे, वे अब पूरी तरह से गायब हो गए थे। ये शियाओफान को पकड़ना ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए सौभाग्य की बात थी। 10 देशों के बीच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना कुछ ऐसा था जो ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य ने काफी समय से हासिल नहीं किया था। पहले चरण में संसाधनों की मात्रा पिछली राशि से लगभग दोगुनी हो गई। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के भविष्य के विकास के लिए लाभ प्रचुर थे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के नागरिक होने के नाते वे लाभार्थी भी थे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट ने ये जियाओफान की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और चिंतन करना शुरू कर दिया। यदि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का भविष्य राजकुमारी जुन लोंग को सौंप दिया जाता तो यह एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता। ये शियाओफान के संरक्षण के साथ राजकुमारी जुन लोंग को अवसर मिल सकता है ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं। यदि कोई और होता तो राजा शायद इस विचार पर विचार ही न करता, लेकिन ये जियाओफान की रहस्यमय पहचान ने उसे यह आत्मविश्वास दिया। आखिरकार ये जियाओफान उस अस्तित्व का एक शिष्य था। भले ही वह केवल नाम मात्र का शिष्य था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य खुद को जोड़ सकता था। अब जबकि उनके बीच अंतः संबंध स्थापित हो गया था, राजा इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। महाराज, चुआन-तियान साम्राज्य का दूत यहाँ है। चुआन-तियान साम्राज्य भी शीर्ष 10 साम्राज्यों में से एक था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। उनके दूत की यात्रा का उद्देश्य क्या हो सकता है? चूंकि यह एक दूत था, इसलिए राजा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की गरिमा के लिए मिलने से इनकार नहीं कर सकते थे। काले ड्रैगन साम्राज्य के राजा को नमस्कार। यह दूत हमारे चुआन-तियान साम्राज्य के युवराज के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। हमें आशा है कि हमारे दोनों राष्ट्र विवाह के माध्यम से एक गठबंधन बना सकेंगे। विवाह के माध्यम से गठबंधन। राजदूत ने जो कहा उसमें कोई मुद्दा नहीं था। साम्राज्यों में विवाह के माध्यम से गठबंधन काफी सामान्य था। बहुत अच्छा, हमारी 18वीं राजकुमारी भी शादी के लायक उम्र की हो गई है। चलो अब उसी की शादी हो जाए। ब्लैक ड्रैगन के राजा के कई बच्चे थे और विवाह के लिए उपयुक्त संतान ढूंढना कठिन नहीं था। हालांकि इस समय दूत ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया।
हमारे युवराज ने हमेशा आपकी राजकुमारी जुनलांग की प्रशंसा की है और उनके साथ विवाह संबंध बनाने की आशा रखते हैं। यह बयान देते ही पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। सभी ने चुपके से ये जियाओफान की ओर देखा। चुआनतियान साम्राज्य को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजकुमारी जुनलोंग का पहले से ही एक पति था। फिर भी उन्होंने विवाह के लिए गठबंधन मांगा, जिसका मतलब हो सकता है कि उनके कुछ छिपे हुए इरादे थे। 10 देशों के बीच इस मौजूदा प्रतियोगिता में प्रदर्शित उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका निशाना बनना अपेक्षित था। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। चुआनतियान साम्राज्य मौत को आमंत्रित कर रहा था। उन्होंने संभवतः सोचा होगा कि ये शियाओफान की पहचान केवल एक साधारण प्रतिभाशाली साधक की है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखने का साहस किया। आखिरकार पारंपरिक रूप से एक शाही दामाद स्पष्ट रूप से किसी साम्राज्य के युवराज के बराबर नहीं होता था। दूत आश्वस्त दिख रहा था। उसे विश्वास था कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का राजा निस्संदेह सहमत होगा। ये शियाओफान की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि वह निश्चित रूप से भविष्य में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन जाएगा। अब उन्हें जो करने की जरूरत थी वह था ये जियाओफान और ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के बीच कलह बोना। यदि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य ने युवराज के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो चुआनतियान साम्राज्य के पास युद्ध शुरू करने का एक कारण होगा। इस बार ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए थे और चुआनतियान साम्राज्य असंतुष्ट था यदि उन्होंने कुछ लाभ नहीं दिया। यदि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य सहमत हो जाए तो यह और भी बेहतर होगा। इससे न केवल एक प्रतिभाशाली साधक को ठेस पहुंचेगी, बल्कि वे धीरे धीरे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा की पसंदीदा राजकुमारी जुनलोंग के माध्यम से ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य पर अतिक्रमण भी कर सकते हैं। चाहे कोई भी विकल्प चुना जाए, चुआनतियान साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। चुआनतियान साम्राज्य के दूत ने काले सागर के राजा पर गौर से नजर रखी। ड्रैगन साम्राज्य उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उनके साम्राज्य के युवराज चुआन लियू इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खुद ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य आए थे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा ने ये जियाओफान पर नजर डाली और तुरंत दृढ़ हो गए। उनके अनुसार ये शियाओफान को अपमानित करने के परिणाम चुआनतियान साम्राज्य को अपमानित करने से कहीं अधिक बुरे थे। राजकुमारी जुनलोंग की सगाई हो चुकी है। कृपया आगे की बातचीत के लिए चुआनतियान साम्राज्य में कोई और उपयुक्त राजकुमारी ढूंढे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे चुआनतियान साम्राज्य के दूत को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा के दिल में इस शाही दामाद की स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। खैर, वे इसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते थे। काले ड्रैगन साम्राज्य के राजा, हम चुआनतियान साम्राज्य ईमानदारी से आते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे। आखिरकार यह मामला हमारे चुआनतियान साम्राज्य में पहले ही हर जगह फैल चुका है। अगर हमारे युवराज राजकुमारी जुनलोंग से शादी नहीं करते तो यह दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर मंत्री भी क्रोधित होने लगे। चुआनतियान साम्राज्य उन्हें खुलेआम धमकी दे रहा था। चुआनतियान साम्राज्य के दूत ने काले ड्रैगन राजा को बहुत शांति से देखा, स्पष्ट रूप से काले ड्रैगन राजा से तत्काल निर्णय लेने के लिए दबाव डाला। ब्लैक ड्रैगन राजा का चेहरा उदास था, क्योंकि चुआनतियान साम्राज्य की ताकत ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य से बेहतर थी। यदि वे वास्तव में संघर्ष में लगे तो यह ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। चुआनतियान के युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। इसी समय दूत की आवाज आई। चुआनतियान साम्राज्य के युवराज वास्तव में स्वयं आए थे। काले ड्रैगन राजा को नमस्कार। चुआनतियान के युवराज ने झुककर प्रणाम करने के बाद उपस्थित भीड़ पर नजर डालना शुरू किया। जब उसने राजकुमारी जुनलोंग को देखा तो उसकी आंखें लालच से भर गईं। जहां तक ये शियाओफान की बात है, जो जुनलोंग के बगल में था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बस एक भाग्यशाली मूर्ख। प्रतिभा का क्या मूल्य है? एक बार जब वह चुआनतियान साम्राज्य का युवराज कोई कदम उठाता है तो यह भाग्यशाली मूर्ख किस बात का विरोध कर सकता है? राजकुमारी जुनलांग, हमारी पिछली मुलाकात को दशकों बीत चुके हैं और मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहना होगा कि चुआनतियान के युवराज का बाहरी आवरण बुरा नहीं था। इसके अलावा उसकी प्रतिभाएं बहुत प्रबल थीं। 2000 वर्ष की आयु में ही उसकी साधना का स्तर मानव अमरता के शिखर पर पहुंच चुका था, जो पृथ्वी अमरता के क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। जिनके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी, वे चुआनतियान साम्राज्य के युवराज बनने के योग्य नहीं थे। चुआनतियान के युवराज की बातें सुनकर जुनलोंग का चेहरा घृणा से भर गया। पिछली बार जब वे मिले थे तो यह चुआनतियान का युवराज था जिसने ग्रीन रेनबो जियान संप्रदाय की एक बड़ी बहन को धोखा दिया था।
चूंकि इस बड़ी बहन में बहुत प्रतिभा थी, इसलिए उसे चुआंतियान के युवराज ने निशाना बनाया। हालांकि यह आंशिक रूप से बड़ी बहन के मोह के कारण था, लेकिन चुआंतियान के युवराज द्वारा उसे भट्ठी के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना एक ऐसा कृत्य था जिसे जुनलोंग कभी नहीं भूल पाएंगे। चुआंतियान के युवराज से विवाह करना तो दूर की बात है, उसे देखकर भी जुनलोंग को घृणा महसूस होती थी। माफ कीजिए, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, ये शियाओफान के करीब जाने के बाद जुनलोंग ने रूखेपन से जवाब दिया। यह सुनकर चुआंतियान के युवराज के चेहरे पर क्षणिक उदासी छा गई, लेकिन वह जल्दी ही मुस्कुराने में कामयाब हो गए। जुनलोंग को जीतना उसे चुआंतियान के राजा द्वारा दिया गया एक कार्य था। उसने इसमें कोई चूक करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह इस कुतिया से शादी कर लेगा तो वह उसे समझा देगा कि उसकी अवज्ञा करने का क्या परिणाम होगा। चुआंतियान के युवराज ने अपना हाथ हिलाया और हॉल में संदूकों की एक कतार प्रकट हो गई। संदूकों के अंदर विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुएं थीं। उनमें से सबसे कीमती एक टियर 13 आध्यात्मिक वस्तु थी, जिसका उपयोग एक उच्चस्तरीय अमर कलाकृति बनाने के लिए किया जा सकता था। इस तरह की फिजूल खर्ची से भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। काले ड्रैगन राजा, यह मेरे पिता द्वारा तैयार किया गया सगाई का उपहार है। चुआंतियान के युवराज के मुंह के कोने पर आत्मसंतुष्टि का भाव झलक उठा। एक संतोषजनक प्रस्ताव और चुआंटियन साम्राज्य की ताकत के साथ ब्लैक ड्रैगन राजा निश्चित रूप से मना नहीं कर सकता था, है ना? दुर्भाग्य से उसने ब्लैक ड्रैगन राजा के संकल्प और ये फैन की स्थिति को कम करके आका। चुआंतियान के युवराज, आप अपने उपहार वापस ले जा सकते हैं। जुनलोंग की मंगनी हो चुकी है और वह अब दूसरी शादी नहीं करेगा। यद्यपि ब्लैक ड्रैगन राजा को कुछ ईर्ष्या हुई, फिर भी उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। ब्लैक ड्रैगन किंग, क्या आप सगाई के उपहार से संतुष्ट नहीं हैं? चुआंतियान के युवराज का चेहरा काला पड़ गया, उसकी निगाहें काले ड्रैगन राजा पर टिक गईं। काले ड्रैगन राजा का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। किसी भी राजकुमार को उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चुआंतियान के युवराज, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यह ब्लैक है ड्रैगन साम्राज्य, चुआंटियन साम्राज्य नहीं। पृथ्वी अमर क्षेत्र की आभा ने तुरंत पूरे हॉल को दबा दिया। यह महसूस करते ही चुआंतियान के युवराज खुद को शांत करने के लिए कई कदम पीछे हट गए। हालांकि वह आसानी से हार नहीं मानेंगे। किसी भी अशिष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हालांकि मैंने ब्लैक ड्रैगन के शाही दामाद की असाधारण प्रतिभा के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था और आज मैं उनसे कुछ सीखना चाहूंगा। चुआंतियान के युवराज ने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन राजा ये फैन की प्रतिभा को महत्व दे सकता है, इसलिए उसने इस कोण से ये फैन को चुनौती देने की योजना बनाई। ये फैन को चुनौती? चुआंटियन के युवराज की बातें सुनकर उपस्थित सभी मंत्रियों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। चुआंतियान का युवराज मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। हालांकि ये शियाओफान की व्यक्त शक्ति हमेशा महायान के शिखर पर थी, फिर भी उपस्थित सभी मंत्रियों के पास ये शियाओफान की असली शक्ति के बारे में अपने अपने अनुमान थे। यह इतनी कम नहीं हो सकती थी। विशेष रूप से ली परिवार के लोग, वे सभी विश्वगुरु ये शियाओफान की एक और पहचान जानते थे। एक विश्वगुरु, यहाँ तक कि एक साम्राज्य के सम्राट को भी उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ता था। एक साधारण युवराज ने विश्वगुरु को चुनौती देने का साहस किया, यह कितनी हास्यास्पद बात है। सभी की निगाहें ये शियाओफान की ओर टिक गईं, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या प्रतिक्रिया देगा। अंततः ये शियाओफान ने अपना सिर उठाया। उपेक्षा के बाद यदि वह आज खड़ा नहीं हुआ तो भविष्य में परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए जब आवश्यक हो तो कदम उठाने का समय आ गया था। चूंकि आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको एक अवसर दूंगा। ये शियाओफान ने कृपया इशारा करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर सीधे हॉल से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ गया। चुआंतियान के युवराज ने ठंडी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। ये शियाओफान को पूरी तरह से अपमानित करने के बाद भले ही वह अंततः ब्लैक ड्रैगन के राजा के फैसले को नहीं बदल सका, वह अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को भी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसे यह दिखाना होगा कि हर किसी को शाही दामाद नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता। दो आकृतियां आसमान की ओर उठीं और एक दूसरे को घूरने लगीं। अगले ही क्षण चुआंतियान के युवराज ने अपना कदम उठाया। पीले झरनों का रास्ता, चुआंतियान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली येलो स्प्रिंग्स दाव ने एक चाल चली और तुरंत ही अंडरवर्ल्ड की एक नदी ये शियाओफान की ओर दबा दी गई। यदि इसे दबा दिया जाए तो परिणाम मामूली आध्यात्मिक आत्मा क्षति होगी या सबसे बुरी स्थिति में जीवन और मृत्यु दाव का विलुप्त होना होगा। पीले झरनों के नीचे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं था। जैसे ही पीले झरने उसे ढकने ही वाले थे, ये शियाओफान ने आखिरकार एक चाल चली।
स्टार पिकअप हाथ। जब शुरुआत में स्टार पिकअप हैंड का अभ्यास किया जाता था तो इसका उपयोग केवल दुनिया की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। लेकिन वास्तव में स्टार पिकअप हैंड की शक्ति किसी भी दांव कला से कमजोर नहीं थी। इतने वर्षों के शोधन के बाद ये जियाओ फान का स्टार पिकअप हैंड किसी भी शीर्ष श्रेणी की अमर कलाकृति से कमजोर नहीं था। यह कबीले के नेता की दिव्य कौशल की शक्ति थी। हथेली के प्रहार से पूरा पीला झरना तुरंत ये शियाओफान द्वारा पकड़ लिया गया। फिर उसने धीरे से बल लगाया और पीले झरनों का पानी तुरंत अवशोषित हो गया। यह महसूस करते हुए कि स्टार पिकअप हैंड की शक्ति थोड़ी मजबूत हो गई है, ये जियाओफान अपने दिल में खुश था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि येलो स्प्रिंग्स का पानी स्टार पिकअप हैंड को भी परिष्कृत कर देगा। तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं है, जारी रखो, ये शियाओफान द्वारा अपनी दांव कलाओं को आसानी से नष्ट होते देख चुआंतियान के युवराज चिंतित हो गए। उसका मूल इरादा ये शियाओफान को आसानी से हराना था, लेकिन हार के साथ शुरुआत करते हुए वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था। येलो स्प्रिंग्स क्षेत्र चुआंतियान के युवराज ने एक और चाल चली, इस बार पहले से भी अधिक भयानक। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के कई मानव अमर क्षेत्र साधकों ने भी भारी दबाव महसूस किया। चुआंतियान के युवराज होने के योग्य उनकी शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी। यहां तक कि वे भी इस हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। ये शियाओफान अपनी महायान क्षेत्र साधना के साथ विरोध नहीं कर सका। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल ये शियाओफान के शरीर से आभा बढ़ने लगी, जो तेजी से मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच गई। स्टार पिकअप हैंड ने पुनः प्रहार किया तथा पीले झरनों के अधिक शक्तिशाली पानी का उपयोग करते हुए अपनी हथेली को परिष्कृत करना जारी रखा। दाओ कला की शक्ति में वृद्धि के साथ शोधन प्रभाव और भी बेहतर हो गया। ये जियाओफान ने स्टार पिकअप हैंड को और बेहतर बनाने के लिए पीले झरनों के पानी के अवशोषण को जानबूझकर धीमा भी कर दिया। वह यह नहीं जानता था कि जल अवशोषण में जानबूझकर की गई कमी चुआंतियान के युवराज की गलतफहमी थी। ये जियाओफान अजेय होता जा रहा है। इसलिए चुआंतियान के युवराज ने अपनी आक्रामक क्षमता बढ़ा दी तथा अपनी जादुई शक्ति को जलाना शुरू कर दिया। उसकी जादुई शक्ति को जलाने से पीले झरनों के क्षेत्र की ताकत में काफी वृद्धि हुई। यहां तक कि ये शियाओफान को भी दबाव का एहसास हुआ। बेशक उन्होंने यह दबाव केवल अपने वर्तमान साधना स्तर पर ही महसूस किया। अनिच्छा से ये फैन ने अपनी छिपी हुई ताकत के 1 अरब अंक उजागर किए और तुरंत मानव अमर शिखर पर पहुंच गया, जो कि क्राउन प्रिंस के बराबर था। चुआंटियन ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के मंत्री इस दृश्य को देखकर मन ही मन रोमांचित हो गए। वे जानते थे कि ये शियाओफान का साधना स्तर निश्चित रूप से उस तक सीमित नहीं था जो उसने अब तक दिखाया था। हालांकि चुआंतियान के युवराज स्तब्ध रह गए। क्या ये शियाओफान का साधना स्तर महायान शिखर पर नहीं था? वह अचानक मानव अमर शिखर पर कैसे पहुंच गया? और ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साधकों के चेहरों पर दिख रहे आश्चर्य से यह स्पष्ट था कि वे सभी कुछ न कुछ जानते थे। खुफिया विभाग कहाँ है? अपना परिचय दो। चुआंतियान के युवराज की अब इच्छा थी कि वह अपने साम्राज्य के खुफिया विभाग के किसानों को मार सके। क्या यह संभव है कि उन्होंने ऐसी किसी बात की जांच नहीं की हो जिसके बारे में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के बहुत से लोग जानते थे? चुआंटियन के युवराज को यह नहीं पता था कि यद्यपि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साधकों को यह अजीब नहीं लगा, लेकिन वे वास्तव में यह नहीं जानते थे कि ये शियाओफान अपनी असली ताकत छिपा रहा था। उन्होंने सोचा कि वह छिपा हुआ है और बस इतना ही। अब उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी शंकाएं सही साबित हो चुकी थीं। यदि वे जांच करें तो भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। वर्तमान में चुआंतियान के युवराज एक कठिन स्थिति में थे। अपनी जादुई शक्ति को पहले ही जलाकर वह ये शियाओफान के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहा। यदि वह अभी रुक गया तो उसकी स्थिति चोट लगने से भी बदतर हो जाएगी। दाओ रक्षक कहाँ है? चुआंतियन साम्राज्य के छिपे हुए एजेंट कहाँ हैं? कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? ये शियाओफान की ओर से वह धीरे धीरे खुद को येलो स्प्रिंग्स दाव विधि की शक्ति से परिचित करना शुरू कर रहा था और तेजी से कुशल बन रहा था। यह कहना होगा कि चुआंतियान का यह युवराज एक अच्छा आदमी है। मीलों दूर से अपना जीवन सौंपते हुए उनका उपहार भले ही छोटा हो, लेकिन उनके इरादे सच्चे हैं। जैसे जैसे उसकी जादुई शक्ति जलती रही, चुआंतियान के युवराज को अपने मूल सिद्धांत को क्षति पहुंचने का एहसास होने लगा। ठीक होने के बाद भी अवशिष्ट क्षति रह जाएगी। ये जियाओफान को देखकर, जो अभी भी उसके बराबर था, चुआंतियान के क्राउन प्रिंस के अंदर नाराजगी थी। ये जियाओफान आज्ञाकारी रूप से पीछे क्यों नहीं हट सका? अपने आधारभूत सिद्धांत को क्षति पहुंचना चुआंतियान के युवराज के लिए अच्छी खबर नहीं थी।
यदि अन्य राजकुमारों को पता चल गया तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यद्यपि वह राजकुमारों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था, लेकिन यह बहुत बड़ा अंतर नहीं था। उनका लाभ केवल उनकी अधिक आयु में था, जिससे उन्हें बढ़त मिली। अब एक बार वह लाभ समाप्त हो गया तो च्वांटियन साम्राज्य का भावी सिंहासन संभवतः उसके हाथ से निकल जाएगा। यह परिणाम कुछ ऐसा था जिसे च्वांतियान का युवराज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक उसने पाया कि पाताल लोक के मार्ग के बारे में उसकी समझ धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। पाताल लोक पथ एक अर्धशीर्षस्तरीय महान पथ था और युवराज का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। महान पथ पर उनकी पकड़ के लुप्त होने से अंततः क्राउन अस्थिर हो गया। च्वांतियान के राजकुमार, अब बंद करें। क्राउन प्रिंस ने ये जियाओफान को घूरा, यह महसूस करते हुए कि पाताल लोक पथ पर उसका नियंत्रण ये जियाओफान द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। ये शियाओफान ने राजकुमार की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जब तक हो सका फायदा उठाया। ये जियाओफान को इस तरह देखकर च्वांतियान के क्राउन प्रिंस को अंततः अपनी भविष्य की चोटों की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति जलाना बंद कर दिया और अपनी शक्ति से अपने पूरे शरीर की रक्षा करने लगा। जवाबी हमले में संतुलन बिगड़ गया और गोली तुरंत ही क्राउन प्रिंस के शरीर में जा लगी। यहां तक कि उनकी आध्यात्मिक आत्मा को भी गंभीर आघात पहुंचा। ये शियाओफान के नियंत्रण के कारण क्राउन प्रिंस अभी कुछ क्षण पहले तक सुरक्षित लग रहे थे। इस समय च्वांतियान के युवराज के दाओ रक्षक ने अंतः प्रतिक्रिया व्यक्त की। च्वांटियन का राजकुमार भाग्यशाली, ये फैन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसे मार दो, उसे मार दो। अपने भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक आत्मा और आधार को क्षति पहुंचने के कारण च्वांतियान के राजकुमार का दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने ये शियाओफान की ओर इशारा किया और अपने स्वयं के दाओ रक्षक को आदेश दिया। वह ये जियाओफान को मरना चाहता था। भले ही इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अपमानित करना हो, उसे इसकी परवाह नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के पृथ्वी अमर क्षेत्र के एक साधक दाओ रक्षक ने तुरंत ये शियाओफान पर हमला कर दिया। पृथ्वी अमर क्षेत्र, कोई भी अपराजय नहीं है। अगले ही पल ये शियाओफान के शरीर से एक पृथ्वी अमर क्षेत्र की आभा भी फूट पड़ी। राजकुमार च्वांतियान के दाओ रक्षक से भी अधिक शक्तिशाली। चलो, अगर बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता है तो तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक बीमार बिल्ली हूं, है ना? इस बार ये जियाओफान पीछे नहीं हटा। यद्यपि स्टार पिकअप हैंड ने कोई सफलता हासिल नहीं की थी, फिर भी यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। पिकअप स्टार। क्षितिज से आकाश को पार करता हुआ एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। फिर उसने निर्दयतापूर्वक पृथ्वी अमर दाओ रक्षक पर दबाव डाला। दाओ रक्षक केवल एक अदम्य शक्ति को महसूस कर सकता था और फिर उसे उड़ा दिया गया। ये शियाओफान के लिए यह दाओ रक्षक और राजकुमार च्वांतियान कोई अलग नहीं थे। साफ हो जाने के बाद तो क्या? राजकुमार च्वांतियान को ये शियाओफान के उन्नत स्टार पिकअप हाथ से झटका लगा। यह पता चला कि अभी जो समान शक्ति उसने महसूस की थी वह महज एक भ्रम था। अब जब यह भ्रम टूट गया था तो वह कुचला जा रहा था। वह मात्र एक उपकरण बन गया था। राजकुमार च्वांतियान को रोने का मन हुआ। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में आने की उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई थीं। न केवल वह ये शियाओफान और ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के बीच कलह भड़काने में विफल रहा, बल्कि उसकी वापसी पर उसके राजकुमार पद की भी गारंटी नहीं हो सकती थी। नहीं, मुझे बदला लेना होगा। नफरत का बीज गहराई से बोया गया, जिसके कारण राजकुमार च्वांतियान ने बदला लेने का निर्णय लिया। बेशक राजकुमार च्वांटियन मूर्ख नहीं था। उसने ये शियाओफान के सामने अपने इरादे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसे लग रहा था कि अगर उसने ऐसे विचार रखने की हिम्मत की तो ये शियाओफान निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य ये जियाओफान भी नहीं छोड़ेगा। अचानक राजकुमार च्वांतियान के दिमाग में ढेर सारे विवरण उभरने लगे। शुरू से ही उनका यह विचार कि ये शियाओफान ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य पर निर्भर था गलत प्रतीत हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जियाओफान को ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के विचारों की परवाह नहीं थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को ये जियाओफान की राय की बहुत परवाह थी। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लोग ये शियाओफान के प्रति बहुत विनम्र थे, जो शाही दामाद के रूप में उनकी स्थिति के अनुरूप व्यवहार से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा का भी ये शियाओफान के प्रति रवैया असाधारण रूप से अच्छा था। इस समय राजकुमार च्वांतियान ने हल्के से अंदाजा लगाया कि ये जियाओफान की पहचान ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के शाही दामाद जितनी साधारण नहीं होगी। जरूर उसका कोई ऊंचा ओहदा होगा जिसने ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को इतना विनम्र बनाया होगा। ये जियाओफान इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा।
राजकुमार चुआंतियान ने पहले वापस जाने, ये शियाओफान की छिपी हुई पहचान की जांच करने और फिर कार्रवाई करने की योजना बनाई। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो ठीक है, लेकिन एक बार उसने कदम उठाया तो वह ये शियाओफान को पूरी तरह से मिटा देगा। राजकुमार के रूप में राजकुमार चुआंतियान मूर्ख नहीं था। अभी अभी वह केवल अति आत्मविश्वास में था और ये शियाओफान की असली पहचान को पहचानने में विफल रहा था, जिसके कारण उसकी मानसिकता में असंतुलन पैदा हो गया था। अब शांत होकर राजकुमार चुआंतियान को तुरंत होश आ गया। ये जियाओफान ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य, आप सभी प्रतीक्षा करें। ये जियाओफान ने आगे बात नहीं की क्योंकि उसे अपने ससुर को कुछ सम्मान देना था। इसे अब हल किया जा सकता है, लेकिन अगर राजकुमार चुआंटियन की ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में मृत्यु हो गई तो चीजों को शांतिपूर्वक समाप्त करना वास्तव में असंभव होगा। लेकिन इस बार चुआंटियन साम्राज्य निश्चित रूप से नाराज होगा। शायद उन्हें चुआंटियन साम्राज्य की जगह दयु राजवंश को लाने के लिए ये शियाओ को अनुमति देनी चाहिए। वर्तमान दायु राजवंश यानहुआंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है और उसने अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है। यदि यह केवल चुआंटियन साम्राज्य है तो प्रतिस्थापन असंभव नहीं लगता। हालांकि चुआंटियन साम्राज्य के पीछे की ताकतें एक चुनौती पेश करती हैं। शीर्ष 10 साम्राज्यों में से प्रत्येक महत्वपूर्ण हितों द्वारा समर्थित है, अन्यथा वे इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाते। स्वर्गीय अमर क्षेत्र तो बस न्यूनतम है, यहां तक कि स्वर्ण अमर क्षेत्र से शक्तिशाली साधक भी होंगे। इस बीच यानहुआंग क्षेत्र में एक गुप्त खजाना उजागर होने वाला था। यानहुआंग क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष में धीरे धीरे एक सुनहरा टावर प्रकट हुआ। एक नजर में यह स्पष्ट था कि यह टावर कोई साधारण कलाकृति नहीं है, जिसमें से समृद्ध शाही आभा निकल रही है। अनगिनत साधकों ने यानहुआंग टावर के अस्तित्व की खोज की, लेकिन किसी ने भी वहां जाने का साहस नहीं किया। यह स्पष्टतः शाही वस्तु दयु राजवंश के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। दयु राजवंश पर यानहुआंग क्षेत्र के विश्व गुरु की छोटी बहन का शासन है, कौन किसी भी गुप्त इरादे को आश्रय देने का साहस करेगा। इसके अलावा उनमें से कई लोग अपनी आजीविका के लिए दयु राजवंश पर निर्भर थे। ये शियाओ तुरंत प्रकट हुआ और यानहुआंग टावर पर अपना दावा कर लिया। मानव सम्राट के लिए स्वर्ग से उपहार। जिस क्षण उसने यानहुआंग टावर पर नियंत्रण किया, ये शियाओ के दिमाग में 4 शब्द उभरे। जैसे ही शब्द लुप्त हुए, उसके दिमाग में एक साधना तकनीक प्रकट हुई। मानव सम्राट सूत्र। प्राचीन साधना तकनीक मानव सम्राट सूत्र। मानव सम्राट सूत्र प्राचीन मानव सम्राटों द्वारा प्रचलित साधना तकनीक। मानव सम्राट सूत्र के अलावा ये शियाओ के दिमाग में एक स्मृति टुकड़ा उभर आया। प्राचीन आपदा के बाद 3000 लोगों से कोई मानव सम्राट नहीं उभरा है, और मानव सम्राट सूत्र के स्वामी के पास नवीनतम मानव सम्राट बनने का मौका है। मानव कुल के लिए मानव सम्राट का होना निश्चित रूप से लाभदायक होगा। हालांकि अन्य जातियां किसी अन्य मानव सम्राट को पुनः प्रकट होने की अनुमति नहीं देंगी। मानव सम्राट बनने का मार्ग कठिन और विश्वासघाती है। इसकी समीक्षा करने के बाद ये जियाओ ने गहरी सांस ली। मानव सम्राट बनने के लिए कई परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये शियाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यह एक अवसर था। अगर उसने हार मान ली तो यह सबसे बड़ा नुकसान हो सकता था, और इसके अलावा साधना में कोई भी चीज सहज नहीं होती। परीक्षाओं पर विजय पाना स्वाभाविक है। जब तक वह मानव सम्राट सूत्र का अभ्यास करती रहेगी, दयु राजवंश अधिक शक्तिशाली और सशक्त होता जाएगा। यानहुआंग टावर नहीं, सटीक रूप से कहें तो अब इसे मानव सम्राट टावर कहा जाना चाहिए। वर्तमान में मानव सम्राट टावर केवल एक निम्न श्रेणी की अमर कलाकृति है। मानव सम्राट टावर को बढ़ाने के लिए इसे मानव सम्राट की क्यूई के साथ लगातार परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। मानव सम्राट की क्यूई कहां से आएगी? स्वाभाविक रूप से राजवंश का मजबूत होना जरूरी है ताकि मानव सम्राट की क्यूई भी मजबूत हो सके। भविष्य में मानव सम्राट टावर को एक श्रेष्ठ अमर कलाकृति, एक ताओवादी कलाकृति या यहां तक कि पौराणिक दिव्य कलाकृति बनने का अवसर भी मिल सकता है। जब भोजन उसके मुंह के ठीक सामने परोसा गया तो ये शियाओ निश्चित रूप से उसे खाने से इनकार नहीं करेगी। अब चांगमिंग विश्व में विस्तार करने का समय आ गया है। ये शियाओ के संकल्प के साथ मानव सम्राट का एक शगुन आकाश में उभरा। अनगिनत प्राणियों ने इस दृश्य को महसूस किया। मानव सम्राट के उदय के साथ ऐसा लगता है कि अशांत समय हमारे ऊपर आ गया है। उसे बहुत खुशी हुई जब ये फैन द्वारा खंडहरों के भीतर बंद किए गए हुआंगशी अमर सम्राट को भी मानव सम्राट के जन्म का आभास हुआ।
मानव सम्राट के उदय के साथ मानव सम्राट के जन्मस्थान के रूप में यानहुआंग क्षेत्र को उथल पुथल का सामना करना पड़ा। उस समय उसके पास भागने का मौका हो सकता है। ये फैन ने पहले जो किया था उसे याद करते हुए हुआंगशी अमर सम्राट ने चुपचाप खुद से कसम खाई। जब वह भाग गया तो उसने ये फैन को कभी भागने नहीं दिया। संपूर्ण दयु राजवंश संगठित होने लगा। विशाल विश्व में राजवंश स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। राज्यों, राजवंशों, साम्राज्यों सभी को महानताओं द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। यह इतना सरल नहीं है कि आप कहें कि आप एक राजवंश स्थापित करना चाहते हैं और वह स्थापित हो जाए। केवल जब राजवंश की हवा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और जब आप भाग्य का एक सुनहरा ड्रैगन बनाते हैं और शाश्वत चमक विश्वदाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं, तो आप वास्तव में दावा कर सकते हैं कि आपने एक राजवंश स्थापित किया है और इसके साथ आने वाली समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप कुछ नहीं बल्कि साझा ताकते हैं। वह राज्य जहां काला ड्रैगन साम्राज्य स्थित है 12 क्षेत्रों से बना है। वास्तव में इनमें से 10 क्षेत्र मिलकर 10 महान साम्राज्य बनाते हैं। दूसरा क्षेत्र संप्रदायों से भरा हुआ है। यदि सब कुछ ध्यान में रखा जाए तो संप्रदाय क्षेत्र की सेनाएं 10 महान साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली हैं।